नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डेविड ईस्टन के पॉलिटिकल सिस्टम मॉडल पर। जी। हमारे पास कुछ सामग्री है और ये बताती है कि कैसे ईस्टन ने 1950s के दशक में राजनीति को एक सिस्टम की तरह देखा। हाँ, एक मशीन जैसा जिसमें कुछ अंदर जाता है, कुछ बाहर आता है। बिल्कुल। तो आज कोशिश करते हैं समझने की कि ये मॉडल राजनीतिक व्यवस्थाएं मतलब पॉलिटिकल सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, ये कैसे समझाता है। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। ये जो विचार है कि राजनीति सिर्फ कुछ लोगों या बिल्डिंग्स तक नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला सिस्टम है। सही। और अपने आसपास के माहौल से मतलब एनवायरनमेंट से ये प्रभावित भी होता है। हाँ, तो इस मॉडल के मुख्य हिस्से क्या हैं? लगता है ईस्टन ने इसे एक ब्लैक बॉक्स की तरह देखा। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ब्लैक बॉक्स एक तरह से राजनीतिक प्रक्रिया है। अब इसमें दो तरह की चीजें अंदर जाती हैं। इनपुट्स। हाँ, इनपुट्स। पहला है मांगे, मतलब डिमांड्स। जैसे हम नागरिक हैं, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, या मान लीजिए साफ पानी चाहिए। अच्छा। और दूसरा है समर्थन, सपोर्ट्स। जैसे हम कानून मानते हैं, टैक्स देते हैं, वोट डालते हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि हम सिस्टम पर भरोसा करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं। तो ये मांगे हट ये समर्थन, ये दोनों उस ब्लैक बॉक्स के अंदर गए। हाँ, फिर अंदर क्या होता है? अंदर ही असली काम होता है। यहीं पर सारी बहसें होती हैं। राजनीतिक दल, सरकार, संसद, नौकरशाही, ये सब मिलके इन मांगों और समर्थनों पर विचार करते हैं। अच्छा, प्रोसेसिंग होती है। हाँ, प्रोसेसिंग। ईस्टन ने इसे रूपांतरण प्रक्रिया या कन्वर्जन प्रोसेस कहा है। और इसके बाद सिस्टम से कुछ बाहर आता है। बाहर आता है मतलब आउटपुट। ये सरकार के फैसले होते हैं, नीतियां होती हैं। जैसे कोई नया कानून बन गया या कोई नियम लागू हो गया। ओके। इनपुट गया, प्रोसेस हुआ, आउटपुट निकला। लेकिन यहाँ एक और चीज का जिक्र है, फीडबैक लूप। वो क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। फीडबैक का मतलब है जनता की प्रतिक्रिया। जो आउटपुट निकला, जो सरकारी फैसला आया, उस पर लोग क्या सोचते हैं। अच्छा। क्या वो खुश हैं या नाराज हैं, विरोध कर रहे हैं। ये सारी जानकारी, ये फीडबैक वापस सिस्टम में जाती है, ताकि सिस्टम एडजस्ट कर सके। बिल्कुल, ताकि सरकार अपनी नीतियों को बदल सके, सुधार सके। और ये पूरा का पूरा सिस्टम एक बड़े वातावरण यानी एनवायरनमेंट में काम करता है। वातावरण मतलब समाज कैसा है, अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, दुनिया में क्या हो रहा है, ये सब बाहरी चीजें भी सिस्टम पर असर डालती हैं। तो ये एक लगातार चलने वाला चक्कर है ना। मतलब लोग कुछ मांगते हैं। हाँ, डिमांड। सरकार कुछ करती है। आउटपुट। फिर लोग उस पर रिएक्ट करते हैं। फीडबैक। और वो फीडबैक वापस सिस्टम में जाता है, जिससे शायद फिर नई मांगे या बदलाव हो। एकदम सही। यही इसका मूल आइडिया है। ये दिखाता है कि पॉलिटिकल सिस्टम रुका हुआ नहीं है, बल्कि डायनामिक है, लगातार बदलता रहता है और अपने माहौल से जुड़ा हुआ है। एक खुला सिस्टम है। और इसका मेन फोकस क्या है? ये मॉडल क्या समझाने की कोशिश करता है सबसे ज्यादा? देखिए, इसका मुख्य ध्यान है सिस्टम की स्थिरता पर, स्टेबिलिटी पर। मतलब इतने सारे दबाव, मांगे, इन सब के बावजूद सिस्टम अपने आप को बनाए कैसे रखता है, संतुलन कैसे साधता है। अच्छा। और इसकी एक और बात है कि ये काफी अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट है। इसे आप किसी भी सिस्टम पर लगाकर देख सकते हैं, डेमोक्रेसी हो या तानाशाही। तो इसके फायदे क्या हैं? मतलब ये किस काम आता है? ये पॉलिसी कैसे बनती है, ये समझने में मदद करता है। सिस्टम कितना स्थिर है, ये पता लगाने में मदद करता है। कहाँ कमजोरियां हो सकती हैं, ये पहचानने में भी मदद करता है। और हाँ, अलग अलग देशों के सिस्टम्स की तुलना करने में भी ये उपयोगी है। सुनने में तो काफी काम का मॉडल लगता है, लेकिन हर मॉडल की कुछ सीमाएं भी तो होती हैं। इसकी भी कुछ आलोचनाएं हुई होंगी। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना भी जरूरी है। देखिए, ये अपने समय के हिसाब से नया और काफी फैला हुआ विचार था। ये इसकी खूबी है। लेकिन आलोचनाएं भी हैं। जैसे? एक बड़ी आलोचना ये है कि ये बहुत ज्यादा अमूर्त है। मतलब ये ऊपर ऊपर से तो बताता है कि सिस्टम कैसे चलता है, पर असल में अंदर की संस्थाएं जैसे संसद या कोर्ट, वो कैसे काम करती हैं, सत्ता का खेल कैसे चलता है, इसका बहुत ठोस ब्यौरा नहीं देता। अच्छा, मतलब ये गहराई में कम जाता है। हाँ, कुछ हद तक। और आलोचक ये भी कहते हैं कि ये शक्ति यानी पावर और संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट जैसे जरूरी मुद्दों को नजरअंदाज कर देता है। पावर और कॉन्फ्लिक्ट कैसे? जैसे ये मॉडल शायद ये ठीक से नहीं समझा पाता कि क्यों कुछ अमीर या ताकतवर लोगों की मांगें ज्यादा जल्दी मान ली जाती हैं और गरीबों या कमजोर तबकों की क्यों नहीं।
ये मान लेता है कि सिस्टम हमेशा सही तरीके से एडजस्ट करेगा, पर असल में तो पावर का खेल होता है ना। हाँ, ये बात तो है। और कुछ मानते हैं कि इसमें थोड़ा वेस्टर्न बायस है, मतलब ये पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों पर शायद ज्यादा फिट बैठता है और विकासशील देशों की जो अलग तरह की सच्चाइयां हैं उनको शायद ठीक से नहीं पकड़ पाता। और हाँ, एक और बात, ये जो अनौपचारिक चीजें होती हैं जैसे समाज के रीति रिवाज या दबाव बनाने वाले समूह, उनके असर को भी ये मॉडल कम आंकता है। तो अगर मैं इसको समेटूं तो ये एक ढांचा देता है हमें सोचने के लिए, सिस्टम कैसे चलता है ये समझने के लिए, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है, खासकर जहां सत्ता और संघर्ष की बात आती है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये एक बड़ी तस्वीर दिखाता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, फीडबैक, ये जानना जरूरी है। लेकिन असल दुनिया की जो पेचीदगियां हैं, खासतौर पर ताकत की राजनीति और झगड़े, उनको पूरी तरह समझने के लिए शायद ये अकेला काफी नहीं है। तो इस पूरी बातचीत से हमारे सुनने वालों के लिए टेक अवे क्या है? मतलब डेविड ईस्टन का ये मॉडल पॉलिटिकल साइंस में एक महत्वपूर्ण थ्योरी है। हाँ, जरूर है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे नागरिकों की जरूरतें और उनका समर्थन वो कैसे सरकारी नीतियों में बदलते हैं। बिल्कुल सही कहा। और फीडबैक क्यों जरूरी है किसी के सिस्टम के चलने के लिए। एकदम सही कहा। लेकिन इसकी जो सीमाएं हैं, जो कमियां हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना उतना ही जरूरी है। खासकर ये कि ये थोड़ा अमूर्त है और पावर पॉलिटिक्स पर उतना फोकस नहीं करता। तो यहाँ एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। अगर ये मॉडल पावर और कॉन्फ्लिक्ट जैसे मुद्दों को पूरी तरह नहीं पकड़ पाता, तो आज की जो इतनी जटिल राजनीतिक सच्चाइयां हैं, उन्हें बेहतर समझने के लिए हमें इस मॉडल के साथ और किन औजारों या किन नजरियों को जोड़ने की जरूरत है। बहुत दिलचस्प सवाल है, इस पर सोचना चाहिए।